Hello everybody. Today I welcome all of you first of all, and then I have Kavita with us today. Kavita is actually a scleroderma patient since past 10-12 years. She is having multiple issues besides scleroderma, and she is battling all of them very beautifully, juggling with various responsibilities in her life. So I think let's just get over to Kavita. And yes, Kavita, over to you. Yeah. Hello to everybody. I am Kavita Chadda. I was diagnosed with scleroderma in 2009. That doesn't mean that I did not have scleroderma before that. I had scleroderma before that also, because in 2006 I had this pain in my hands and my feet. So I used to cry every night due to severe pain. I used to tie my feet with ropes and all these things. And because I could not take painkillers very fluently, because I have one more condition. లాక్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ చేసుకో ఇప్పుడు అరవింద్ సారి ఇంకెన్ని అయితే అయిపోతే ఐఫోన్ బోల్ కాన్సెంట్ దాకా పదైతే ఐఫోన్ కాన్సెంట్ రీచ్ Hello. There is somebody whose audio is still not muted. I'm sorry, Kavita. I think. Yes, Kavita. I'm sorry for that. अगर मैं हिंदी में बोलूं इंग्लिश में बोलूं चलेगा ना, दोनों लैंग्वेज, क्योंकि मुझे बस यही दोनों लैंग्वेज ही आती है। तो बिल्कुल चलेगा थोड़ा मैं हिंदी में बोलूंगी और समटाइम इनफैक्ट हमारे जितने भी सेशंस हो रहे हैं कविता, हम लोग हिंदी और इंग्लिश यही दोनों मीडियम यूज कर रहे हैं। तो आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो आप उसमें बात कीजिए। ओके। तो जब मेरे पैरों में दर्द इतना स्टार्ट हो गया तो मैं आई वेंट टू अ जनरल फिजिशियन। तो उन्होंने कहा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। उन्होंने कुछ टेस्ट वेस्ट करवाए। यूरिक एसिड हालांकि इतना बढ़ा हुआ नहीं था, बट समहाउ उन्होंने कहा कि इसी वजह से आपका वो पैर में दर्द हो रहा होगा। तो ही स्टार्टेड गिविंग मी मेडिसिन फॉर यूरिक एसिड। मैंने खाया दवाई करीब 1.5 साल तक मैंने खाया, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, बल्कि पेन बढ़ता चला गया। इतना हो गया था कि मुझे नहीं खाना था मेडिसिन, फिर भी मैं जो वो पेन किलर रेगुलरली लेने लगी थी। फिर धीरे धीरे उन्हीं डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार उनको दिखा लो, रिमेटोलॉजिस्ट को, हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर सके। तो उसी हॉस्पिटल में एक रिमेटोलॉजिस्ट थे, तो मैं उनसे मिलने गई। तो उन्होंने मेरे सिम्टम्स सुनते ही मुझे बोल दिया यू हैव स्क्लेरोडर्मा। मेरे लिए तो बिल्कुल ही न्यू वर्ड था। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या चीज होती है, इसमें क्या होता है? कहले अच्छा ऐसा करते हैं कि पहले आपका ANA टेस्ट करवा अपना। उन्होंने मेरा ANA टेस्ट करवाया और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया मेडिसिन देना। तो स्टार्टिंग में तो मुझे मिलती थी इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह उन्होंने दिया। स्टेरॉइड्स भी मेरा चला थोड़े टाइम तक। उसके बाद मुझे थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम होने लगी। ड्राई कफ होता था मुझे, स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू स्लीप एट नाइट। जब मैं इस पोजीशन में रहती थी, दिस पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो मुझे कफ आती थी। तो उसको देखते हुए फिर उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने को बोला कि आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। तो फिर मैं गई, मैंने एक पल्मोनोलॉजिस्ट से मिली मैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको एक टेस्ट करना होगा, वो PFT टेस्ट होता है। तो वो PFT टेस्ट उन्होंने करवाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको लंग्स का भी इश्यू स्टार्ट हो गया स्क्लेरोडर्मा की वजह से। तो उन्होंने मुझे इनहेलर दिया, वो 2 pumps आई यूज्ड टू टेक ट्वाइस अ डे। तो इनहेलर लेने से मेरा काफी इसमें कंट्रोल हो गया था। फिर ये सब चलता रहा
मेरी मेडिसिन भी बढ़ती चली गई। मेरी हार्ट सर्जरी हो चुकी है 2001 में, तो उस वजह से भी मेरी मेडिसिन चलती थी। तो उसमें मुझे एंटीकोगुलेंट दी जाती है मेरा, क्योंकि माइट्रल वेल्व रिप्लेस हो चुका है, तो उसको ब्लड क्लॉट ना उसमें हो, तो इसके लिए उन्होंने उसमें एंटीकोगुलेंट देते हैं। और साथ में और भी 2-4 मेडिसिन हैं उसकी भी, क्योंकि वो सारी कंडीशंस पहले से थी मुझे। तो धीरे धीरे करके और भी प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होने लगी। उसके लिए भी एक मेडिसिन थी, हार्ट की पहले से चल रही थी, स्क्लेरोडर्मा की चल रही थी। फिर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ, तो मेरी उसकी भी मेडिसिन चलने लगी। तो धीरे धीरे करते करते, और बीच में मुझे काफी डिप्रेशन भी रहता था, तो डॉक्टर ने कहा आपको मेडिसिन दे रहे हैं उसके बाद भी आपको डिप्रेशन बढ़ रहा है, इट मीन्स आपको शायद हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो मैंने वो टेस्ट कराया, तो वो भी पॉजिटिव निकला, तो मेरी उसकी भी मेडिसिन चलती हैं। और अभी रिसेंटली जो है मेरे को डायबिटीज भी हुआ है डायग्नोस, टाइप 2 डायबिटीज, तो मेरी उसकी भी मेडिसिन चलती हैं। तो इन ऑल मेरी मेडिसिन चलती हैं 19 मेडिसिन इन अ डे, और जिसको मैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मेरा एक छोटा सा पिल बॉक्स है, मैं उसमें भर के रख देती हूँ, और टाइम टू टाइम मुझे वो लेना होता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं अपनी लाइफ को एक एक दिन करके मैं उसको लिव करती हूँ। मैंने फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता नहीं की है, मैं अपने प्रेजेंट को अच्छे से जीती हूँ। मैं ऑफिस भी जाती हूँ, मैं लाइब्रेरियन हूँ एक इंस्टीट्यूट में, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मेरी एक बेटी है 9 साल की है इस समय, वो क्लास 5 में पढ़ती है। मेरे हस्बैंड बैंक ऑफिसर हैं, और साथ ही साथ मैंने 2017 में पीएचडी में भी एडमिशन ले लिया। तो अब मेरी लाइफ 4 डायमेंशनल है। मेरा होम है, मेरा हेल्थ है, मेरी स्टडीज है, और मेरा ऑफिस है। और इन सब के बीच में जो है मैं जगल करती हूँ, और होपफुली मेरा सारी चीजें मैनेज हो जाती। कभी कभार एक आध चीज ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं उसको उस दिन के हिसाब से मैं उसको सेटल कर लेती हूँ। तो इन शॉर्ट मेरी ये कहानी है। बाकी आप लोगों ने स्क्लेरोडर्मा इंडिया की वेबसाइट पे देखा होगा, मेरी स्टोरी है वहां पे। और स्पेशली दिस मंथ इज स्क्लेरोडर्मा अवेयरनेस मंथ, तो इसलिए हम लोगों ने ये सब वॉरियर्स की कहानियां हम लोग करते हैं। लता आज अनफॉर्चुनेटली हम लोग को ज्वाइन नहीं कर पाई, नहीं तो आप इस समय लता की कहानी सुन रहे होते। तो आज ये कविता की कहानी है। नीतू, आप कुछ मॉडरेट करना चाहेंगी इसमें? जी कविता, एक्चुअली फर्स्टली थैंक यू सो मच। आपने अपनी जो स्टोरी है उसको इतना ब्यूटीफुली प्रेडिक्ट किया कि एक्चुअली वो सुनने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एक स्क्लेरोडर्मा वॉरियर की कहानी सुन रही हूँ। मुझे एक्चुअली लग रहा था इट इज लाइक एनी अदर स्टोरी ऑफ अ वुमन, यू नो, who is juggling with various things. So Kavita, I have a couple of questions for you. You know, I want our viewers to understand, you know, आपको diagnosis में कितना टाइम लगा initially? Because this is one of the biggest challenges we face in India right now for any autoimmune diseases. नहीं, अगर देखा जाए तो मुझे इसमें एक्चुअली डॉक्टर जो रिमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मेरे सिम्टम देख के उसी समय ही मेरे को उन्होंने भविष्यवाणी टाइप की कर दी कि आपको यही है। उन्होंने बल्कि मेडिसिन लिखना भी स्टार्ट कर दिया था, बट उन्होंने कहा चलो एक बार पहले हम लोग टेस्ट करके फुल्ली कंफर्म हो जाते हैं, तब हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हो सकता है कि रहा। Yeah, absolutely. I want to know about that part. कि उससे पहले did you face any problem कि symptoms बहुत ज़्यादा थे and you know they were really affecting your life? हाँ, क्योंकि वहाँ रेनॉल्ड्स मुझे काफी टाइम से था, मुझे पता भी नहीं था कि रेनॉल्ड्स क्या होता है। मेरी फिंगर्स जो है विंटर्स में ये ब्लू और रेड, जैसे कि सभी को पता है रेनॉल्ड्स के जो सिम्टम्स होते हैं, ये मेरे काफी टाइम से होते थे।
when I was in college और I was studying, तभी से मेरे को ये सब प्रॉब्लम थी और यहाँ फिंगर टिप्स पे मुझे दर्द भी रहता था, बट मैंने इसको कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं था. But when I went to the rheumatologist and I told him all the symptoms, he asked me कि what other things you have. So उन्होंने पूछा मुझसे, तो तब मैंने बताया, तो कहने लगे कि this is called Raynaud's phenomenon. तो मुझे ये काफी टाइम से ही था और मेरे को मेरी इम्यून सिस्टम की एक्चुअली प्रॉब्लम बाय बर्थ ही रही थी शायद, क्योंकि व्हेन आई वाज 18 मंथ्स ओल्ड तो मुझे एक सीवियर निमोनिया हुआ था, वेयर बोथ ऑफ माय लंग्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो मुझे उस समय ऑक्सीजन भी दिया गया था. माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि उस टाइम मुझे ऑक्सीजन भी दिया गया था और मेरे को राउंड द क्लॉक आफ्टर एवरी 4 आवर्स पेंसिलिन के इंजेक्शन लगते थे. तो हो सकता है कि मेरी इम्यूनिटी उसी वजह से ही कॉम्प्रोमाइज रही हो, क्योंकि मुझे बचपन में काफी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं. मुझे वूफिंग कफ हुआ था एक बार, देन आई हैड चिकन पॉक्स, सिवियर चिकन पॉक्स, एंड उसके बाद मेरा जो ये स्ट्रेप थ्रोट की बहुत ही प्रॉब्लम रहती थी और उसी वजह से जो मेरे को ये माइट्रल वेल्व का वायरस इन्फेक्शन है वो भी स्ट्रेप थ्रोट की वजह से ही होता है, तो वो भी मुझे हुआ था. तो मुझे लगता है कि इम्यून सिस्टम मेरा पहले से ही कॉम्प्रोमाइज था, इस वजह से ये सब चीजें होती हैं लाइफ में. Right, Kavita. You are like you are having multiple health issues. You had your heart surgery to start with. People with a single disease, they are not able to manage their lives. उनको एक डिजीज के साथ, एक कंडीशन के साथ अपनी लाइफ, चाहे कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, वो मैनेज करने में दिक्कत होती है. How do you manage? Do you have some tips for that? Yes, I think so, because my first of thing, I have very positive attitude towards life. In my opinion, we get only one life. Either we have to live it smiling or we have to live it cribbing. And there is one more thing, I have full faith in the supreme power and the doctors which are treating me. वो जो कुछ भी मुझे मेडिसिन देते हैं, जो कुछ भी मुझे करने को बोलते हैं, I follow each and every instruction very religiously. मैंने कभी डाउट नहीं किया कि ये डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी है तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा. मैं गूगल सर्च भी नहीं करती हूँ, तो जो वो दवाई देते हैं मैं उसी समय उनसे ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये दवाई से मेरे क्या किस सिम्टम में मेरे फायदा होगा, या इसका अगर कोई साइड इफेक्ट है तो बता दीजिए, या कितने दिन ये दवाई खानी है. क्योंकि उस समय जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पास अपनी एक क्वेश्चन लिस्ट होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर का टाइम भी सेव हो और हमारे सारे जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, वो आंसर उसी समय दे सके. और तभी मैं उसी समय ही पूछ लेती हूँ, और जो भी वो बताते हैं मैं उनको रिलीजियसली फॉलो करती हूँ. लाइक उन्होंने कोई मुझे मेडिसिन दी कि आपको ये 3 मंथ्स तक खानी है और उसके बाद आप ये टेस्ट करवा के आइएगा, तो मैं 3 मंथ्स तक उसको खाती हूँ. अगर इमीडिएटली मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं डॉक्टर से फोन करके पूछ लेती हूँ, बट अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं उसको कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स तक जरूर लेती हूँ. और उसके बाद जो भी वो उन्होंने टेस्ट बोले होते हैं वो मैं टेस्ट करवा के उनके पास जाती हूँ रिपोर्ट लेकर के. I think that was a very beautiful thing, Kavita, which you just pointed out, कि एक जो हमें फेथ होना चाहिए अपने हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, because we are working like a team with them, and if we don't have a faith, if we don't have faith with them, it becomes very challenging to take any medicine. Exactly. Right, Kavita. Kavita, let's talk about mental illness. The unsaid, undiscussed aspect of any autoimmune disease, any chronic problem. So you said that you were diagnosed with bipolar also. You were taking medication for that also. Are you still taking any medication for that? Yeah, I have to take those medicines lifelong.
Okay. That initially my doctor told me that you have to take this medicine for some time. Maybe तब तक उनको ये लग रहा होगा कि whether I will be able to cope up with this condition or not. तो उन्होंने मुझे बोला कि you have to take this medicine for some time and कुछ उन्होंने साइकोथेरेपी भी मुझे बताया था करवाने के लिए, तो मैंने साइकोथेरेपी भी रिलीजियसली करवाई जितना भी टाइम उन्होंने बोला था. आई हैड अ साइकोथेरेपिस्ट, सेपरेट साइकोथेरेपिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट. तो मैंने पूरा टाइम उसकी साइकोथेरेपी भी अपनी ली, और जब उनको लगा कि नाउ माय कंडीशन इज स्टेबल विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, तब उन्होंने वो साइकोथेरेपी को बंद कर दिया. और तब मुझे बताया कि उन्होंने कि यू हैव टू टेक दीज 2 मेडिसिन्स लाइफ लॉन्ग, और इससे आपका जो मेनिया और डिप्रेशन का जो दोनों पोलर्स होते हैं वो बैलेंस में रहेंगे एंड यू विल बी इन बिटवीन ऑफ दोज 2 पोलर्स. तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी कि अगर सिर्फ मेरी 2 मेडिसिन खाने से मेरा सारा कुछ कंट्रोल हो सकता है, तो व्हाई नॉट आई टेक दोज मेडिसिन्स इन द इवनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय माय डॉक्टर. सो मुझे तो उसमें बहुत अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर्स की सारी जितनी भी बातें होती हैं उनको जरूर मानना चाहिए. और मेरे सारे डॉक्टर्स एक दूसरे को जानते हैं, उनको सब सारे डॉक्टर्स को मैं सारे प्रिस्क्रिप्शन रेगुलरली दिखाती रहती हूँ, ताकि एक डॉक्टर को पता चल जाए कि और कौन कौन सी दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, ताकि कोई ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी दवाई ना वो लिख दे जिससे कि मुझे कोई नुकसान हो. तो I have one rheumatologist, one pulmonologist, one endocrinologist, one general physician, and one psychiatrist. इन सब की एक टीम है जिनके साथ मैं रेगुलर टच में रहती हूँ. राइट कविता. कविता, ये जो मेंटल इलनेस के साथ एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है सोसाइटी में, so how did you deal with that part? Because you are still struggling with bipolar issues, with your other health issues, and you had a major heart surgery also. These are our health concerns जिनसे डील करते हैं हम, and then we have our lives also. ये उसके साथ ये स्टिग्मा जब अटैच हो जाता है चीजों के साथ, it becomes very difficult to deal with. How do you deal with that mental stigma? एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि खास तौर से इंडियन सोसाइटी में हम लोगों के में कि हम लोग मेंटल इलनेस को कुछ और टर्म में बोलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि दैट पर्सन इज ऑफ नो वैल्यू, उसका कोई मतलब इंटेलिजेंस नहीं है, उसके पास कुछ सोचने को थॉट्स नहीं है, या वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ नहीं बिता सकता है. इट्स लाइक अ डिपेंडेंट पर्सन. हम लोग क्या ये स्टिग्मा है कि अगर किसी को मेंटल इलनेस हो गई तो सोसाइटी से उसको कट ऑफ करके अंदर छुपा के रखते हैं, कि अगर किसी को पता चल गया कि इनके घर में एक पेशेंट रहता है और जिसको ये मेंटल इलनेस है, तो बाकी सोसाइटी क्या कहेगी. हम लोग के लिए जो जनरल टर्म बोलते हैं लोग कि पागल है, पागल के साथ इतना स्टिग्मा जुड़ा हुआ है. इसी स्टिग्मा को दूर करने के लिए मैंने सोचा, और हम अच्छी बात ये है कि हमको एक बाइपोलर इंडिया करके एक सोसाइटी मुझे मिली, जहाँ पर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनको खुद को है बाइपोलर और उन्होंने इसकी अवेयरनेस के लिए वो सोसाइटी स्टार्ट करी है. तो उनकी साइट पे जाकर के मैंने अपनी स्टोरी को वहां पे पब्लिश किया, और मुझे इतना मतलब मेरे फैमिली ने खुद मुझे बोला कि कविता यू शुड नॉट डू दिस थिंग बिकॉज यू आर वर्किंग, तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हारे सर्कल में कहीं पे किसी को पता चल जाएगा तो यू विल बी एट लॉस. लेकिन इसका उल्टा हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ. लोग अब मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि जो अगर आप आगे आकर के अपनी शॉर्ट कमिंग्स को बताते हो, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, जैसे फिजिकल इलनेस होती है वैसे ही मेंटल इलनेस होती है, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है. और इसको हम लोग जितना अवेयरनेस आगे बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा धीरे धीरे करके ये इसको लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे. सबसे बड़ी चीज है कि अपनी
डिजीज को, अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना और उसको प्रॉब्लम नहीं मानना है, उसको एज ए चैलेंज मानना है। जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं ना, तभी हमारी लाइफ जो है वो अच्छे से चलती है। अगर सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से मैंने अपना ये खुद बताना शुरू किया और काफी लोग जो हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। Right, Kavita. Very beautifully you explained, you know, कि mental health illness is actually not a big thing जितना society ने बनाया हुआ है, and chronic patients को especially mental health issues हो जाते हैं, and we just have to deal with it like any other illness. चाहे वो हम काउंसलर से बात करें, चाहे हम वो मेडिसिन लें उसके लिए, but as you correctly said, you know, it has to be taken care of, and it is a very common thing with a lot of chronic patients. सबसे पहले अगर पेशेंट खुद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक तो फैमिली या सोसाइटी भी तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबसे पहले खुद हमको एक्सेप्ट करना होगा दैट वी हैव दिस प्रॉब्लम, लाइक एनी फिजिकल, लाइक फीवर, लाइक कफ। इसी तरह से ये मेंटल इलनेस भी एक फिजिकल कह सकते हैं या मेंटल कह सकते हैं, मतलब एक तरह की डिजीज है जिसके लिए हम दवाई लेते हैं। हम फिजिकल इलनेस के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तो हम किसी चीज के लिए कोई हमको शर्म भी नहीं होती है, कुछ हम लोग बैड फील भी नहीं करते हैं। तो व्हाई फॉर मेंटल इलनेस हमको उसके लिए भी वैसे ही ओपन अप होना पड़ेगा और जाना पड़ेगा अपने किसी भी काउंसलर के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास और डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं कि हर किसी को मेडिसिन की ही जरूरत हो, कुछ चीजें जो है वो काउंसलिंग से भी ठीक हो सकती है, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अगर आपको मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन वो लिखेगा और उसको आपको रेगुलरली खाना है, रिलीजियसली। जैसे हम लोग ब्रीद इन करते हैं ना, वैसे ही आपको मेडिसिन भी ब्रीद इन करनी है। राइट कविता, राइट। कविता, अब जैसे मेंटल हेल्थ इलनेस है, it is considered like an invisible you know disability, और एक हम पेशेंट्स का दूसरा इशू है हमारे chronic health problems, that is also considered an invisible disability, you know. Exactly. So कुछ thoughts हैं आपके कि because you know with your multiple health conditions you are already living a life of a person who is facing various challenges in day-to-day life with invisible disability. You know, it becomes challenging for us to make people understand, you know, what we are going through. And there are times when they expect a lot out of us, which we are not able to, you know, which we are not able to give to them, whether it's our personal life or professional life. So any thoughts on that? हाँ, ये तो बहुत जरूरी चीज है कि हमको सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अभी मुझे स्टेयर्स चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, वो हार्ट की वजह से भी है, लंग्स की वजह से, दोनों वजह से है। तो मैं हमेशा ही लिफ्ट लेके चढ़ती हूँ क्योंकि हमें अपने हार्ट और लंग्स को केयर करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑल द टाइम आई एम लाइंग ऑन द बेड और मैं उसको एक्सक्यूज बना करके वो करूँ। तो मैं जब खुद अच्छा फील करती हूँ तो मैं वो सारे काम कर लेती हूँ जो कि एक नॉर्मल पर्सन करता है। मेरी फैमिली में मेरी बेटी है, हस्बैंड है, उनको भी ये बात पता है कि कविता कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वो ठीक है और वो लेटी हुई है बेड पे बिकॉज ऑफ लेजीनेस और एनीथिंग। उनको पता रहता है कि कविता कब ये काम कर सकती है तो ही वो उठ के करे, अगर नहीं कर सकती है तो देन आई टेल देम कि आज मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस हाउस होल्ड वर्क, सो प्लीज हेल्प मी। तो मैं उनसे ये हेल्प ले लेती हूँ। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी से हेल्प लूंगी तो वो ये सोचेंगे कि ये काम नहीं करना चाहती है इस वजह से। लेकिन we have to be honest with ourselves and with the family members or with the society. जैसे कि अगर मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में मुझे जो भी काम दिया जाता है
दैट इज मोस्टली टेबल वर्क, जो मैं अपने डेस्कटॉप से ही कर लेती हूँ। लेकिन कई जगह पे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे फिजिकल हेल्प की भी जरूरत होती है, तो आई हैव टोल्ड ऑल माय ऑफिस कलीग्स कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं और ये मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर हम लोग खुद एक्सेप्ट करें, अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करवाएं और उसके बाद अपनी सोसाइटी को एक्सेप्ट करवाएं। अगर हम खुद में फेथ है, खुद हम लोग सच्चे हैं, हम लोग ने कभी इस बात को का बहाना नहीं बनाया, इस वजह को एक्सक्यूज नहीं बनाया कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आज मन नहीं है, ये कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया। तो एक फेथ लोगों का भी हमारे ऊपर बन जाता है। मेरी फैमिली भी मेरे पे ट्रस्ट करती है, मेरी सोसाइटी, मेरा ऑफिस, जो मेरे सर्कल हैं, वो भी सब मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और उन सब का जो फेथ मेरे ऊपर है वो मुझे और फेथ देता है। और ये जो सुप्रीम पावर है, मैं उस पर बहुत बिलीव करती हूँ, वही हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। Very beautifully, Kavita, you have summed up, because वो जो एक फेथ होता है, चाहे वो सुप्रीम पावर के ऊपर हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर के ऊपर हो, it plays a huge role in actually, recovering from your disease or, managing your disease. Kavita, just coming back to, your multiple medicines which you just mentioned. You take so many medicines, like you mentioned 19 medicines in the day. तो हम में से आधे लोग तो सिर्फ ये सोच के ही डर जाते हैं कि इतनी सारी मेडिसिन कैसे खाएंगे, वो एक प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है जितना हम उसको बड़ा बना लेते हैं, because we think a lot about it, right? So are those medicines related to your scleroderma only or your other conditions? And what is the situation or status of scleroderma with you right now? एक्चुअली मेरी स्क्लेरोडर्मा की इस समय तो सिर्फ एक मेडिसिन चल रही है। तो धीरे, क्योंकि मेरी काफी समय से कंडीशन स्टेबल चल रही थी, जब मुझे बीच में कफ का इश्यू आया था, तो मुझे पल्मोनोलॉजिस्ट ने जब वो पफ का बताया था कि आपको पफ लेना है, उसके थोड़े टाइम के बाद, अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स के बाद जो है, मैं जब दोबारा PFT कराने जाती हूँ, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स, तो उन्होंने देखा कि जो बीच में एक PFT टेस्ट होता है विद मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन, तो उन दोनों टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको इनहेलर को लेना बंद कर दीजिए। तो मैंने पूछा क्यों, क्या मेरी कंडीशन बेटर हो गई है इस वजह से? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके मेडिसिन से आपकी कंडीशन पे कुछ ज्यादा असर नहीं आ रहा है, ये बिफोर और आफ्टर सिमिलर आ रहा है, तो आप ये लेना बंद कर दीजिए। तो इनहेलर मेरा तभी से बंद हो गया था। और मेरी ब्रेथलेसनेस जो है, उन्होंने बोला कि ज्यादातर इट्स बिकॉज ऑफ योर हार्ट कंडीशन, क्योंकि मेरा हार्ट सर्जरी से पहले ही काफी कंडीशन मेरी खराब थी हार्ट की। तो जब मेरा हार्ट सर्जरी हुई उससे पहले मेरा हार्ट काफी एनलार्ज हो चुका था और मुझे एरिथमिया भी था। तो ऑपरेशन करके मेरा प्रेशर जो वेल्व पे था, माइट्रल वेल्व मेरा चेंज हुआ था, तो उससे प्रेशर तो हट गया, बाकी सब चीजें ठीक हो गई। लेकिन जो हार्ट एनलार्ज हो चुका था, लाइक इलास्टिक अगर पूरा फुल लेंथ में फैल जाए और उसको वापस श्रिंक करना इज इम्पॉसिबल। तो हार्ट मेरा अभी भी उसी कंडीशन में ही है, स्ट्रेच्ड है। और दूसरा बात ये है कि मुझे ज्यादातर मेडिसिन मेरी हार्ट से रिलेटेड है। एक तो एंटी कोगुलेंट है, क्योंकि मेरा मेटल वेल्व है, तो कहीं मुझे हार्ट में क्लॉट ना बन जाए ब्लड में, वेसल्स में, तो उसके लिए मुझे एक एंटी कोगुलेंट लेनी पड़ती है। देन वन फॉर एरिथमिया एंड वन फॉर वाटर रिटेंशन रिड्यूस करने के लिए एक मेडिसिन मेरी वो चलती है, वो ट्वाइस अ डे है। और इसके अलावा मेरी एक मेडिसिन है जो कि
हार्ट बीट को जो है वो कम करती है। अदरवाइज मेरी हार्ट बीट ऑपरेशन के टाइम पे, उस टाइम पे मेरी करीब 120 या 140 के आसपास चल रही थी। तो ये सब चीजें तो कंट्रोल हो गई, लेकिन उसकी जो मेडिसिन हैं वो मुझे अभी भी लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जो पहले कंडीशन खराब थी उसको अभी कंट्रोल करने के लिए। बाकी मेरी जो मेडिसिन है, एक तो मुझे थायराइड की लेनी पड़ती है, वो तो एम्प्टी स्टमक एवरीडे आई हैव टू टेक। उसके बाद मुझे रिसेंटली अभी डायबिटीज भी डायग्नोस हुई है, तो मैं उसकी भी मेडिसिन लेती हूँ। और आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरी है 7 मेडिसिन मेरी उसकी हैं, हार्ट की है, और एक स्क्लेरोडर्मा की है जो एश्योरेंस करके है मेडिसिन, वो वैसोडाइलेटर है। तो वो एक तरह से मेरे हार्ट के लिए भी सही है, क्योंकि वो उससे मेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है। तो मुझे एश्योरेंस 20 mg थ्राइस अ डे वो मैं लेती हूँ, वो सिर्फ स्क्लेरोडर्मा के लिए है। और बायपोलर की मेरी है 3 मेडिसिन हैं, एक तो ट्वाइस अ डे लेती हूँ, एक आफ्टर ब्रेकफास्ट और रात में एक सोने से पहले, और 2 मेडिसिन हैं जो मैं इवनिंग में लेती हूँ। और एक मेडिसिन है जो कि वो एंटासिड है, वो मुझे लेनी होती है बिफोर लंच। तो इन ऑल करके ये बन जाती है मेरी टोटल 19 मेडिसिन। तो मैंने अपना बताया, मैं पिल बॉक्स रखती हूँ अपना, मैं एवरी नाइट आई फिल दैट पिल बॉक्स, और मैं उसको टाइम टू टाइम मुझे याद रहता है। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं अपने पर्स में रखती हूँ, जब घर पे रहती हूँ तो मैं अपने अलमीरा में या सामने कहीं रखती हूँ, ताकि मैं भूलूं नहीं उसको। तो याद रहता है मुझे, और मेरा रेयरली होता है कि कभी कोई मेरी मेडिसिन मिस हुई हो। और स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम कि जब मेडिसिन मिलने में प्रॉब्लम है और आई एम नॉट गोइंग आउट, तो उस समय मुझे मैंने पहले से ही मेडिसिन मंगवा के रखी हुई थी। तो ज्यादातर मैं ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा लेती हूँ, तो मेरे पास बल्क में रहती है, तो मेडिसिन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इजीली आई कैन हैंडल दैट। राइट कविता, वन थिंग व्हिच आई नोटिस्ड, जब आपने बोला कि स्क्लेरोडर्मा की एक ही मेडिसिन है, which actually means कि scleroderma can become stable for few people if medicines are taken on time and if your life is managed well. So आपकी बातों से तो यही समझ में आता है कि जो हमारे नए पेशेंट्स डायग्नोज हो रहे हैं, there is a ray of hope for a lot of patients out there कि स्क्लेरोडर्मा भी स्टेबल कंडीशन में आ सकता है, जहाँ पे मेडिसिन हमारी बहुत कम हो जाए। और मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था कि स्क्लेरोडर्मा के कई कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज हुई हो, उसकी वजह से भी कभी कभी ट्रिगर हो जाता है। तो अभी जैसे मेरा अंडर कंट्रोल है ये सारी चीजें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगले दिन क्या हो जाए, वो भी मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन मेरा काफी टाइम से स्टेबल चल रहा है। स्टार्टिंग में मुझे काफी मेडिसिन दी गई थी, और जो फोलिट्रेक्स होती है इम्यूनोसप्रेसेंट, वो मैंने ली थी काफी टाइम तक। फिर मैंने स्टेरॉइड भी लिया था, बट डॉक्टर ने मुझे ज्यादा दिन नहीं दिया, फॉर 3 months ओनली। तो उनको ही कुछ लगा होगा मेरी रिपोर्ट्स देख करके कि ये मेरे लिए शायद इफेक्टिव नहीं है, या उसका साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा आ रहा होगा, तो उन्होंने आफ्टर 3 months वो बंद कर दिया था। मेथोट्रेक्सेट मैं करीब 2 साल से नहीं ले रही हूँ। पहले उन्होंने डोज कम की थी, पहले 10 mg की थी एक टैबलेट, और थोड़े टाइम के बाद, मतलब काफी टाइम के बाद, उन्होंने उसको डोज कम करके 7.5 mg कर दिया था। और फिर अराउंड 1 year के बाद उन्होंने कहा कि इसको बंद करके देखते हैं। चांस लिया उन्होंने, तो बंद करके देखा तो मेरी कंडीशन एज इट इज ही रही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो उसको फिर उन्होंने कहा कि अभी इसको हम लोग रख देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, वी स्टॉप दिस। और जैसे बताया था, पल्मोनोलॉजिस्ट ने भी वो इनहेलर भी बंद कर दिया था। बीच में मुझे थोड़ी सी लास्ट ईयर मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो मैं बार बार जा रही थी अपने हार्ट, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रही थी, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा रही थी, रिमेटोलॉजिस्ट के पास जा रही थी।
लेकिन कोई इसका सही वो नहीं पता चल रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है। तो फिर फाइनली जो मेरे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मेरा 6 मिनट वॉक टेस्ट करवाया। तो उस टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बिफोर और आफ्टर 6 मिनट वॉक। तो उन्होंने कहा कि आपको भी कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, यू हैव टू मेंटेन एंड बिल्ड योर स्टेमिना। तो मुझे ये बात थोड़ी सी अच्छी लगी और मैंने अपनी रेगुलर वॉक्स स्टार्ट कर दी। तो पहले मैं सिर्फ एक राउंड लेके मतलब अराउंड 5 मिनट्स के बाद मैं ब्रेथलेस हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने वो बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं ऑफिस में अपना लंच टाइम से पहले वॉक करती थी, तो मैं करीब 30 मिनट्स तक मैं वॉक कर सकती थी और मुझे मेरा स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी ब्रेथलेसनेस भी काफी कम हो गई थी। तो ये भी चीज हो सकती है कि जिन लोगों को ज्यादा ब्रेथलेसनेस होती है, वाकई में उनका स्टेमिना ही कम हो, तो अगर वो अपने डॉक्टर से बात करके देख सकते हैं कि अगर उनका 6 मिनट वॉक टेस्ट में वही रिजल्ट आता है जैसे मेरा आया था, तो वो अपने डॉक्टर से बात करके अगर थोड़ा अपने घर में वॉक करके, क्योंकि आजकल तो टाइम में मैं भी बाहर नहीं निकल रही हूँ बिकॉज आई एम अ वल्नरेबल पेशेंट। तो मैं करीब कह सकते हैं 2.5 महीने से मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली हूँ। तो लेकिन घर में थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, वो मैं करती रहती हूँ। राइट कविता, व्यूअर्स के लिए जिन लोगों ने हमें यहाँ ज्वाइन किया है, कोई स्पेशल मैसेज जिससे उनको मोटिवेशन मिले, so that they are able to lead their life, या जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए? मेरे पास सिर्फ एक ही मैसेज है देने के लिए कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। अगर हम अपनी जिंदगी को ये समझेंगे कि वाई ओनली मी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमको एक एक दिन भी निकालना। तो मैं एवरी मॉर्निंग आई गेट अप और मैं अपने भगवान को याद करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक और दिन दिया है जीने के लिए। भले ही वो लंबी ना हो जिंदगी, लेकिन जितना आज मुझको आज दिया है वो आज ही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरा एक और मैंने कोट बनाया हुआ है जो कि मैं बहुत ही स्पेशल लोगों के साथ शेयर करती हूँ, that I take birth every morning and I die every night and the time in between is called life। तो मेरा बस यही मैसेज है कि हर दिन को अच्छे से आप बिताएंगे और अपनी फैमिली को देखकर, अपने फ्रेंड्स को देख करके, अपने सोसाइटी में जो आपके वेल विशर्स हैं, आपको उनके लिए जीना है। और जितना आप अच्छे से हंस के अपनी जिंदगी बिताएंगे, लोग और आपके पास आना चाहेंगे। मैंने देखा है कि जब मैं डिप्रेशन में रहती थी, बाइपोलर का जब मेरा डायग्नोसिस नहीं हुआ था, डिप्रेशन में रहती थी तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता था और मुझे दुखी देख करके मेरी फैमिली दुखी होती थी, मेरे वेल विशर्स दुखी होते थे, मेरे फ्रेंड्स दुखी होते थे। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि दिस वाज बिकॉज ऑफ वन मेंटल कंडीशन, और मैंने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे उसका मेडिसिन से वो सब कंट्रोल हो गया, तो तब मैं अब पुराने अपने लाइफ को देखती हूँ और अपनी आज की लाइफ को देखती हूँ, तो मुझे जमीन आसमान का फर्क दिखता है। क्योंकि ये भी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि आप हंसते हैं तो दुनिया साथ में हंसती है, लेकिन रोना आपको अकेले पड़ता है। तो हमको सबके साथ मिलकर के चलना है, अपनी कोई भी कंडीशन को किसी से भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कंडीशन है, मैं तो कहती हूँ भगवान ने हमको ये कंडीशन दी है इस वजह से, कुछ हम लोगों ने स्पेशल काम किए होंगे, तभी हमको इस लायक भगवान ने समझा कि हाँ, हम लोग इस बीमारी को लड़ सकते हैं। अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, भगवान को फेथ नहीं होता, तो वो हमको ये बीमारी देते भी नहीं। तो ये भगवान की दी हुई है, हम में से किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि जो हमको ये बीमारी हो, ना हमारे पेरेंट्स ने कुछ ऐसी लापरवाही करी है जिसकी वजह से हो, ना हमारे डॉक्टर्स ने कोई ऐसी लापरवाही की है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे जो बचपन में
निमोनिया हुआ था, मुझे पेंसिलिन के इंजेक्शन लगे थे। लेकिन उस समय पेंसिलिन इतनी प्रेवलेंट थी कि जितने भी पेशेंट्स आते थे उनको सबसे मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन वही होता था, पेंसिलिन का इंजेक्शन। तो अगर उन्होंने उस समय नहीं लगाया होता तो हो सकता है मैं आज यहाँ पे खड़ी आप लोगों के सामने बात नहीं कर रही होती। तो जो कुछ भी जिन्होंने भी किया है वो उस समय डेस्टिनी थी, वो होना ही होना था। हमें आज ये बीमारी मिली है, हमने कुछ कसूर नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ जी सकते हैं और हंसते हुए जी सकते हैं और अपनी लाइफ को और अच्छे से हर दिन जीते हुए आगे तक जा सकते हैं। वेरी ट्रू कविता, वेरी ट्रू। एक्चुअली मैं आज एक चीज और सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। A lot of people from our scleroderma group who are actually old patients, you know, जो हमारे साथ पिछले 4-5 सालों से जुड़े हैं, they already know, you know, that Kavita was very active member with us, and she is actually one of those persons, or a veteran I would rather say, you know, जिससे मुझे बहुत encouragement मिलती है, मुझे बहुत सीखने को मिलता है. She is like one of my mentors for me. She has been a support system for me since very beginning. And Scleroderma India start करने के पीछे भी she has been, you know, one of the greatest support actually with us. So कविता actually सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये पूरे Scleroderma India के लिए एक veteran का status ले लेती है हमारे लिए. You know, thank you, Kavita. Thank you. Thank you for all the support you have given us over the years. And I have actually unmuted everyone now. आप में से किसी को कविता से कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोग प्लीज अगर अनम्यूट नहीं हुए हैं, आप प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कविता से. हेलो. Yes, can you hear? Yeah, actually Yeah. मुझे पूछना है. I just want to ask, see, because I mean it is really very inspiring that you manage everything, your work, your office, your family. So I just want to know, see, I also have kids, but even then I want to work because I'm a teacher. But the thing is, you know, over here, like circumstances like AC and all that, so how you'll manage all those things, like you know, because sometimes you get physically more tired because so much of pressure is there. So how you can manage? ठीक है, आज आपको काम मिल रहा है, आप कर रहे हो, you know, 2-3 days you are very active, but the 4th day you are like, oh god, अब नहीं हो रहा है, I'm having pain. And also how you keep yourself motivated? And medicines we all are taking, but motivation is the level which sometimes goes down. You know, one day is very high, you are right. Down. Yeah, actually, my motivation is that my job is my passion. I'm a librarian, so I love my work. That is the motivation which I get every time when I go to my library. Like a second home for me. So that is the plus point I have. But for those who are doing the job just for keeping themselves busy, or maybe some other reasons, so they might feel that sometimes the work is very tiring and they get demotivated to go to work or do the household chores. But yeah, I like going to my office every day, and most of my leaves are when I am really having some fever or some kind of a headache, then only I take a leave. Otherwise, I rarely take leave. So this is the motivation. Thank you. Yeah. Thank you, Manisha, for your question. और कोई है आज? Anybody else in the group who wants to ask any question? Hello. Yeah. Am I audible? Ma'am, Yes. Thank you so much. This is not a question. It's just a thank you message for saying this, because sometimes, some days it triggers that why me? But today, one thing you told me and it has really motivated, that you said
God has given us that power, saying that because it's me Yes. who can handle it. Maybe that's why God has given us this. And literally, I'm in my tears today. Exactly. I feel so good. I am in Yeah, my yeah, that's tears. very true, because we always have this question that why we only got this, when we see other people, Yeah. everyone is so happy. Sometimes This is a it question which, happens. yeah, Exactly. very true. Sometimes it happens. I'm sorry. I'm in my tears. I'm really sorry. No, But Anna, I'm it's really happy. absolutely all right. We all go through this. Even we cry. Oh, I can give you a hug, Ila. Yeah. Yeah, I'm sorry. I'm just into my tears. Sometimes it happens with me, but today you motivated so much, and I will remember these words which you said. Whenever it triggers that why me, I will always think about it. Thank you so much. God bless you. Thank you. God Thank bless you. everybody. I'm happy. Anna, are I'm you all happy right? that I inspire you. I am happy. Yeah, I'm fine. I was just a little. That's all right, Anna. That's all right. We all are with you, Anna. See, all of us are together in this. Our journeys might be different. हम लोगों के paths different हो, लेकिन हम लोग सभी साथ में चल रहे हैं. It's true. Yes. True. No, I am managing my life. It's professionally and personally, it's going good. But sometimes there's a breakdown, and I always think that it's why me? What have I done? Why did this happen to me? But today I felt really motivated. So whenever I think this, I will always remember these words that I can fight it. That's why God has given me this. Exactly. Yes. Thank you, ma'am. That Thank is you the so much. motivation. Yes. Right. Thank you, Kavita, for that, because वो एक feeling बहुत अच्छी आती है, when a single sentence or a single word is able to motivate anyone for that matter. Yes. I am happy that I can inspire so many people with my story. So मैं तो अपनी स्टोरी हर किसी को बताती रहती हूँ. अब तो मैं मतलब इतना ज्यादा मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आ चुका है कि अब मैं किसी को स्टोरी बताते समय मेरे को कोई अच्छा अंदर से इमोशनल ब्रोकेज या इस तरह से वो भी नहीं आता है. मैं इसको नॉर्मली बता सकती हूँ किसी को भी. तो बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग भी इसका अवेयरनेस में आप लोग करें कि जितने भी लोगों को आप बता सके इस बीमारी के बारे में. स्क्लेरोडर्मा ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कई डॉक्टर्स तक नहीं जानते हैं. हम लोग ये फील करते हैं कि कई बार की डॉक्टर्स को कैसे नहीं पता है, लेकिन है इस तरह की. दिस इज अ रियलिटी. तो हम लोग जितना ज्यादा इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस करेंगे उतना ही ज्यादा इस बीमारी के बारे में रिसर्च होगी, उतनी ही जल्दी इस बीमारी के बारे में कोई ना कोई क्योर जरूर निकल के आएगा. और आई एम वेरी श्योर कि फ्यूचर में हम हो सकता है मेरी लाइफ टाइम में ना हो पाए, लेकिन फ्यूचर में जरूर इसका कोई ना कोई क्योर निकलेगा और ये ऐसी रेयर डिजीजेस के अंदर रहने वाली बीमारी नहीं रह जाएगी जिसको कि हम लोग इनविजिबल डिजीज कहते हैं. वो विजिबल होनी चाहिए, तभी उसके बारे में लोग रिसर्च करेंगे, उसके लिए फंडिंग करेंगे और कोई ना कोई क्योर जरूर निकलेगा इसका. ऐसा मेरा मानना है. Very beautiful words, Kavita. Very beautiful. So I would just like to ask everybody, do we have any more questions for today? कोई और है जो कोई सवाल पूछना चाहता है कविता से आज? We can take up one or two more questions. Right, Kavita. So I think हमारे पास chat में भी कोई और questions नहीं आए हैं. So there are a lot of thanks for you, Kavita. And in fact, we as a group want to thank you for giving your time today, for inspiring all of us. And you have always been helping us, like in an invisible mode. Like I said, a lot of new people might not know your name, but
you know, if I'm doing something, if I'm talking to someone or I'm helping anybody, a lot of it I've learned from Kavita. You know, she has been a pillar of support for me, for Scleroderma India, and she is actually an inseparable part of Scleroderma India. She is like an invisible support for all of us. Like invisible disease, I am invisible support. Absolutely, Nicely said. absolutely, absolutely. Thank you, Kavita, for today's session, and I thank you everybody who has joined in today. आप लोगों ने ये टाइम हम लोगों के साथ spend किया, and we'll try to make sure we keep having such kind of sessions so that we keep hearing everybody's experience. Thank you so much. And it was a very great experience. And thank you, Neetu ji. Thank you, Kavita ji. Thank you so much. And happy to be part of the family. Thank you. Thank you, Shruti. Thank you. You are so sweet. Right. Okay, guys. then. Okay. Thank you. So everybody. thank you all of you. Okay, then bye bye and take care. Yeah. Bye everybody. Bye. Bye.